इसको मार्क कर लें, प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम कर लिया करें। नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के जूम का जो चैट बॉक्स है वहां पे आप एंटर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायटेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में है, और इसमें हम डायटेटिक्स जो है इसकी डेफिनेशंस करेंगे, जो कि मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी नज़र में डायटेटिक्स कौन सा डिसिप्लिन है, और इसके साथ साथ हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि ये डिसिप्लिन जो है वो कब शुरू किया गया, क्या हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं या लिटरेचर है उसके अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है, और फिर हम इसको ग्रेजुअली जो करंट एरा है वो यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि क्या इस्लाम के अंदर डाइटेटिक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पाई जाती है, और कुछ कुरान पाक या अहादीस के अंदर इसका जिक्र मिलता है। इन चीज़ों के बाद हमारा जो सेकंड कंपोनेंट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड, वो डाइटिशियन के बारे में होगा। तो डाइटिशियन किसको कहते हैं, फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन क्या होता है, इस रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने का प्रोसेस क्या है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन किस तरह के सेटअप्स में काम करता है, और इसके साथ साथ जो है उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डाइटिशियन, उसको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और लास्टली हम इसमें कोड ऑफ एथिक्स की बात करेंगे। किसी भी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ कोड्स जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। तो डाइटेटिक्स का जो प्रोफेशन है ये ग्लोबली किन कोड्स के अंदर जो है वो रहते हुए काम कर रहा है, ठीक है। लास्टली इसमें हम जो डाइटेटिक्स के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान में कोई काउंसिल या सोसाइटी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्लास एग्रीमेंट्स हैं जो यूजुअली आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। यू शुड बी फिजिकली मेंटली प्रेजेंट इन द लेक्चर, एक्टिवली लिसन द लेक्चर। और एक्टिव का मतलब है कि आप अगर कोई साउंड में इशू है तो आप उसकी कोई अपनी अरेंजमेंट करके रखें, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है ये आपके पास सारे टूल्स जो हैं वो अब रिफाइंड फॉर्म में आ जाने चाहिए। इसके साथ साथ हम अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना उनको रिकॉल करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगी उन एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करेंगे। इसका जो एसओपी होगा लेक्चर का, मैं पहले लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है उसको काइंडली नोट डाउन कर लें, और लेक्चर के एंड पे जो 4 to 5 मिनट्स होंगे उसमें मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा कि आप अपना हैंड रेज करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। Word dietetics was noted in the early writings of हिप्पोक्रेट्स। ये हिप्पोक्रेट बेसिकली कौन है, ये एक ग्रीक फिजिशियन है, और इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, यानी मेडिसिन के प्रोफेशन में इसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। किस दौर की बात हो रही है ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, 460 BC बिफोर क्राइस्ट। इसको फादर ऑफ मेडिसिन इस सेंस में कहते हैं कि इसने बहुत सारी जो तोहिमात थी या स्पेकुलेशंस थी या थ्योरीज थी उस दौर की, उनको साइंटिफिक बेस पे जांच के उनको या तो फिर नलिफाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और मेडिसिन की फील्ड में स्पेशली साइंस को जो है ना वो बेस बनाया। तो फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हिप्पोक्रेट्स का नाम जो है वो जरूर आएगा। इससे पहले बहुत सारी तोहिमात थी, लोग जो है वो सपोज करते थे चीजों को, ठीक है, कि
ऑटोमेटिकली बेजान से जानदार चीजें बन जाती हैं। आपने गालबन इस तरह की चीजें जो हैं वो बेसिक साइंस के अंदर मैट्रिकुलेशन से पहले जो हम इन चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि ये चीजें जानदार जो है वो जानदार से पैदा होते हैं। ठीक है, हिपोक्रेट का जब भी वर्ड आएगा तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये बंदा यूनान से बिलोंग करता था, एक ग्रेट फिलोसफर और फिजिशियन था, और इसको फादर ऑफ मेडिसिन का डेजिग्नेशन दिया जाता है। इसके बाद हमें लिटरेचर के अंदर एक और फिलोसफर का नाम मिलता है जिसको प्लेटो कहते हैं। ये भी उसी एरा से बिलोंग करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 460 to 348 BC, ये ड्यूरेशन है जिसमें ये बंदा ग्रीक, अगेन अहले यूनान, एक यूनान का फिलासफर था, और इसको वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फिलॉसफी की हैसियत से। और इसकी रीजन अगर हम देखें वो बड़ी क्लियर कट है। ठीक है, सुकरात भाई एक अजीम फिलासफर गुजरा, ये उसका स्टूडेंट था, तो जाहिर है उस्ताद का जो है वो स्टूडेंट के ऊपर हमें असर नजर आता है। और इसके बाद ये अरिस्टोटल, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है? सिकंदर आजम। तो ये बेसिकली सिकंदर आजम का बाद में टीचर भी बना है। तो इसकी दोनों तरफ से जो है ना वो आपको इंपॉर्टेंस मिलती है कि ये एक अजीम फिलोसफर का शागिर्द था, और इसके बाद दुनिया के एक अजीम फातेह जिसको सिकंदर द ग्रेट कहते हैं उसका ये टीचर था। ग्रीक्स जो है या अहले यूनान जो है इसको कंट्री ऑफ वाइज मैन भी कहा जाता है। ठीक है, फिलासफर लोगों की जमीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये तीन लोग जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो और सोकारेट्स, जिसको हम सुकरात बोलते हैं। और तकरीबन ये आप इनका ड्यूरेशन देखें तो आपको ये 300 से लेके 400 ऑलमोस्ट 471 तक जो है ना इनका ड्यूरेशन मिलेगा। इसके अलावा एक और इंडिविजुअल है जिसको कह लें कि फिलोसफर के हैसियत से जो है वो दुनिया में जाना जाता है, गैलन के नाम से। और गैलन जो है ये ग्रीक एनाटॉमिस्ट था, एनाटॉमी का इल्म जो है वो ज्यादा जानता था, फिजिशियन था बेसिकली बाय प्रोफेशन। और इसके अलावा बहुत सारी इसने जो है वो बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी थ्योरीज फ्रेम की हैं, जिनकी वजह से इसको यूरोपियन मेडिसिन के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट प्लेस दी जाती है, और इसको फादर ऑफ फार्मेसी का नाम दिया जाता है। तो अभी हमने फादर ऑफ मेडिसिन का भी जिक्र किया है, अब फादर ऑफ फार्मेसी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको गैलन जो है इनको ज़हन में रखना होगा। तो ये तीन लोग जो प्रोमिनेंट हैं इनका मैंने जिक्र कर दिया है, जिनका राइटिंग्स के अंदर जो है ना हमें डाइटेटिक्स के हवाले से जिक्र मिलता है। और अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डाइटेटिक्स है क्या। तो सिंपली अगर हम देखें तो डाइटेटिक्स जो है ये बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है। ये लिंक करती है न्यूट्रिशन को विद द हेल्थ। तो प्रैक्टिकल फॉर्म जो है ना न्यूट्रिशन की, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमें हेल्थ के ऊपर नजर आता है, उसको हम डाइटेटिक्स कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। अब इसी की जो है ना हम मुख्तलिफ आगे शेप्स जो है वो चेंज होंगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है, डाइट, फूड, न्यूट्रिशन और इनका इम्पैक्ट आउटपुट किस चीज के फॉर्म में नजर आना चाहिए? हेल्थ इंप्रूवमेंट की शक्ल में, डिजीज मैनेजमेंट की शक्ल में। अब कुछ डेफिनेशंस ऐसी होंगी कि जिसमें इन्होंने मल्टी डिसिप्लिन्स का जिक्र कर दिया है, उन डिसिप्लिन्स का जो कि डाइटेटिक्स जिनसे इमर्ज हुई है, जिसमें केमिस्ट्री शामिल है, जिसमें फूड शामिल है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सोशल साइंसेज, ये सारी जो है ना मिलके डाइटेटिक्स जो है ना वो उसको मर्ज करती हैं। तो कुछ डेफिनेशंस में आपको इनका रिलेशनशिप, इनकी एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज जो है ना वो भी देखने को मिलेगी। सेकेंडली अगर हम इसको डिफाइन करें, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इन रिलेशन टू हेल्थ एंड डिजीज। तो पहले सिंपल न्यूट्रिशन और हेल्थ का जिक्र हो रहा था, तो अब डाइट एंड न्यूट्रिशन का जिक्र हो रहा है, और किस कॉन्टेक्स्ट में? हेल्थ एंड डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में।
कि डाइटेटिक्स सिर्फ जो है ना वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को डील नहीं करती, बल्कि जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हो चुके होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करती है। एक और कॉन्टेक्स्ट में अगर डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द डाइट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, especially with the practical application of scientific understanding of the nutrition। तो अब हमने इसमें वर्ड क्या ऐड कर दिया कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि डाइट के साथ रिलेटेड है और डाइट के इफेक्ट को जो है ना वो हेल्थ के ऊपर देखती है, ठीक है। और इसके पीछे जो है वो साइंटिफिक बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको आप ब्रांच ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। डाइटेटिक्स जो है वो एक आर्ट नहीं है, ठीक है, इसको आप आर्ट्स एंड साइंस कह सकते हैं। द इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स derived from the discipline of food, nutrition, management, communication, biological, physiological, behavioral, and social sciences to achieve and maintain health। अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन, जो अमेरिका में डाइटेटिक्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, और अमेरिका में स्टेट वाइज भी एसोसिएशंस पाई जाती हैं, जैसे कैलिफोर्निया डाइटेटिक एसोसिएशन। तो स्टेट वाइज भी डाइटिशियंस की एसोसिएशन है, और फिर ये कंट्री लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स मिलके तो फिर एडीए अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन जो है वो इमर्ज होती है। उनके ख्याल में डाइटेटिक्स जो है ना ये बेसिकली एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स से प्रिंसिपल्स लेके उनको आपस में इंटीग्रेट करते हैं, और इन सारे डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करने का मकसद क्या है कि हम हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं। तो पहला टारगेट होता है अचीव करना किसी टारगेट को। नेक्स्ट काम क्या होता है, जब अचीवमेंट हो जाए तो फिर उसको मेंटेन करना। सो डाइटेटिक्स इज मेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ गुड हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। इसके साथ साथ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की अगर हम देखें तो उन्होंने भी इस डिसिप्लिन को डिफाइन किया है। तो मजीद आप समझते हैं कि इसमें ये एलेबोरेशन आती जा रही है, डेफिनेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जा रही है, लेकिन ज्यादा डिटेल के साथ आती जा रही है। तो इनके ख्याल में भी डाइटेटिक्स जो है ना वो बेसिकली इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ड्राइव्ड फ्रॉम फूड, और ये डिसिप्लिन जैसे अभी हमने जिनका जिक्र किया वो सारे डिसिप्लिन यहाँ पे आ जाएंगे। सिर्फ एक इसमें वर्ड क्या ऐड हो गया कि ये इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी काम करती है। और डाइटरी काउंसलिंग जो है ना वो आप समझते हैं एक बड़ा असेंशियल पार्ट है डाइटेटिक्स का। काउंसलिंग से आपने किसी को कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो अब इनका मकसद क्या है, अगेन वी वांट टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस, और सिंपली वी वांट टू अचीव एंड मेंटेन हेल्थ। अब ये कैसे होगा, कहने से तो नहीं होगा। इस पर्पस के लिए बाज दफा कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे आप कहते हैं डाइट प्लान्स बनाना, डेवलपमेंट, प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिव फूड एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। वैरायटी ऑफ सेटिंग से मुराद क्या है, ये हॉस्पिटल हो सकता है, ये कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, ये कोई वर्क प्लेस हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कि वहां पे अगर फूड सर्विसेज को इफेक्टिवली मैनेज कर लिया जाए, ठीक है। और मैनेज करने का मकसद क्या है कि वहां पे जो लोग हैं उनकी हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें और वहां पे कैंटीन्स के ऊपर जो स्टफ जो है वो कह लें कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसको वहां से अगर रिमूव कर दिया जाता है और वहां पे ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जो हेल्दी हैं, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी इज बेसिकली अ वर्क प्लेस, और इस वर्क प्लेस में, इस सेटिंग में लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा गया, और फिर उसको कैसे किया गया कि वहां पे प्रोविजन की गई ऐसी चीजों की विच आर हेल्दी, और इसके साथ साथ उनको मैनेज किया गया। तो ऑलमोस्ट कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस की जो कैफेटेरियाज और कैंटीन्स हैं, यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बैन किया गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ साथ एक और
ईवल जो है वो सोसाइटी में आ रही थी, जिसको यूज ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं। तो इन चीजों को बैन करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या आ जाता है कि यहाँ पे हेल्दी ऑप्शंस लाए जाएं। स्नैक्स के तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूटिलाइजेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, फास्ट फूड जो है वो एक खास हद तक जो है उसको अलाउ किया जाए। तो ये बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए कि अगर और कुछ नहीं मिलता तो फास्ट फूड क्यों ज्यादा पॉपुलर है, ये कन्वीनियंट है, इजीली अवेलेबल है, इजी टू मैनेज है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है जिसमें आप देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट जो पिछली डेफिनेशंस थी उन सबको यहाँ पे मर्ज करके इसको बेहतर फॉर्म में डिलीवर किया गया। डाइटेटिक्स इज द इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेस। अब सारी साइंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, उसने इनको न्यूट्रिशनल साइंसेस कह दिया है। और पर्पस क्या है, टू एनेबल पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस क्या होती हैं, आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप अपनी फैमिलीज के अंदर अपने दोस्तों को, जो भी आपके सर्कल्स हैं, वहां पे उनको बताएं कि भाई ये चीज हेल्दी है, ये चीज हेल्दी नहीं है। अगर एडिबल ऑयल की बात करें तो सारे एडिबल ऑयल जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। इसी तरह अगर हम मीट सोर्सेज की बात करें, सीरियल्स की बात करें, तो हमें जहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सीरियल्स खाने से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, स्टार्च मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और इसमें ये अगर ब्रांड वाला सीरियल खाते हैं तो उसमें से हमें मिनरल्स भी मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर नेगेटिव इफेक्ट भी पाए जाते हैं, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जहाँ पे स्पिनच खाने से आयरन ज्यादा बॉडी में आएगा, वहां पे ऑक्सालेट्स आने के भी चांसेस हैं। जहाँ पे होल व्हीट फ्लावर खाने से आयरन और बाकी मिनरल्स ज्यादा आएंगी, वहां पे फाइटेट्स भी आएंगे जो कि एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बताना लोगों को, और ये बताना कि एक एप्पल जो है वो ज्यादा हेल्दी है एज कंपेयर टू किसी फास्ट फूड आइटम के साथ या कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ। दूध और कार्बोनेटेड ड्रिंक को अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें न्यूट्रिएंट डेंस कौन सा है और कैलोरी डेंस कौन सा है। तो ये लोगों को एजुकेशन देना, अवेयरनेस देना, ये आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अब इसके साथ साथ सिर्फ अवेयरनेस देना मकसद नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल चॉइसेस अबाउट फूड एंड लाइफस्टाइल इन हेल्थ एंड डिजीज। लोगों को अल्टरनेट्स देना, ऑप्शंस देना, प्रैक्टिकल चॉइसेस देना। आपने जो डाइट प्लान्स इन फ्यूचर बनाने होंगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल इन नेचर ना हो। और जब हम कहते हैं प्रैक्टिकल इन नेचर, इट मीन्स ये चीजें जो है इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इनको तैयार करना कन्वीनियंट होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो इनको प्रिपेयर कर सके, और उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन को ध्यान में रखना चाहिए, उसके हेल्थ स्टेटस को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम जहन में रखेंगे तो हम कहेंगे कि हमने इन्फॉर्म चॉइसेस भी दी हैं और हमने प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है, प्रैक्टिकल चॉइसेस भी दे दी हैं कि अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो गोश्त की जगह पे ये चीज खानी शुरू कर दें। तो जो चीज नुकसान देती है, आपने देखा एक्सचेंज लिस्ट अवेलेबल है, आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी ऐसी चीज के साथ कि जिसके अंदर वो हार्मफुल एलिमेंट्स या वो ना हो। अगर कोई बंदा एलर्जन है, किसी को सीलिक डिजीज है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो हमें उनको हेल्दी और प्रैक्टिकल ऑप्शंस देने होंगे। तो ये सारा जो बैकग्राउंड है ना इस तरह का, जिस इंडिविजुअल्स के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम डाइटेशन कह देंगे। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि डाइटिशियन जो है ना वो एक सिंपल टास्क नहीं है, या एक मेडिकल प्रोफेशनल जो है ना वो डाइटिशियन का काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है उसके अंदर। और आप लोग जो है, आपको डे 1 से लेके 4th ईयर्स तक डिफरेंट ब्रांचेस जिनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ना, फूड के रिलेटेड कोर्सेज हैं, न्यूट्रिशन के रिलेटेड कोर्सेज हैं, इसके अलावा सोशल साइंसेज हैं, बेसिक साइंसेज हैं। अब इन सब का मकसद क्या है कि आप लोग बेहतर तरीके से जो है ना वो चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकें, मैनेज कर सकें और डिलीवर कर सकें। तो ये भाई डेफिनेशंस में से आप पढ़िएगा सबको, और कोशिश करें कि एक या दो अच्छी सी डेफिनेशन जो आपको कोई भी जब आपसे पूछे तो आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। यूजुअली जब हम 8th सेमेस्टर में आपका वाइवा कंडक्ट करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज डाइटेटिक्स।
तो फिर सिंपल एक या दो लफ्ज बोल के आप खामोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइटिशियन की डेफिनेशन जो है डाइटेटिक्स की, इसको कम से कम एक या दो डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब हम स्विच करते हैं जी इस प्रोफेशन की हिस्ट्री की तरफ। तो आज हमें जो डाइटेटिक्स का प्रोफेशन नजर आ रहा है, ये एकदम नहीं इमर्ज हो गया, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? अगर हम पुराने दौर की कुछ बुक्स को स्टडी करें, और इनके नाम अभी हम पढ़ के आए हैं, होमर, प्लेटो, हिपोक्रेट्स, गैलन। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी फिलॉसफी के थ्रू लोगों के अंदर जाना वो पेनिट्रेट किया, और लोगों को स्पेशली अगर हम डाइटेटिक्स के हवाले से बात करें तो उनको बताया कि भाई ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है या इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है। तो हिस्ट्री में से जब हम गुजरेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आजकल भी हम यही बातें कर रहे हैं जो सदियों पहले लोगों ने की हुई हैं। डाइटेटिक्स जो है इसके अंदर 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो इसमें प्रोग्रेस जो है वो काफी स्लो थी, ठीक है। और 19th सेंचुरी के बाद डाइटेटिक्स के अंदर ज्यादा तेजी से एडवांसमेंट आई, और इसकी रीजन क्या है कि बेसिकली डाइटेटिक्स को जो सपोर्ट करने वाले या फाउंडेशन देने वाले डिसिप्लिन है, उनके अंदर बड़ी तेजी से तरक्की हुई, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी और फूड साइंस जो है ये इटसेल्फ जो है कहाँ से इमर्ज हुआ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी से, ठीक है। तो ये जब ये डिसिप्लिन स्ट्रांग हुए तो अल्टीमेटली इनकी जो अप्लाइड फॉर्म थी वो भी स्ट्रांग हुई। अच्छा, शुरू में जो रिसर्च थी इसका ज्यादा फोकस जो था वो विटामिन की डेफिशिएंसीज के ऊपर था, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज के ऊपर था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोटीन, फैट और माइक्रो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके ऊपर काम हुआ। तो हिस्टोरिकली हम देखें तो हमें स्टडीज मिलती हैं कि कैसे थायामीन की डेफिशिएंसी डिस्कवर हुई, यानी बेरी बेरी का प्रॉब्लम आया लोगों के अंदर, और पता चला कि अगर हम मुसलसल वाइट राइस खाएं, पॉलिश्ड राइस खाएं जिसमें ब्रैन पोर्शन नहीं होगा, तो उससे बेरी बेरी का प्रॉब्लम हो जाता है, पैरालिसिस का इशू आ जाता है। अब ये बेरी बेरी जो है ये फिर देखा गया कि ब्रेन के अंदर कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके जो जब राइस से रिमूव नहीं किया जाता या जब हम होल राइस खाते हैं उस वक्त ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आता उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो बाद में इस चीज को जो है वो थायामीन का नाम दिया गया। ये विटामिन B1 थायामीन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर बेरी बेरी हो जाती है। इसी तरह सारे विटामिन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, होपफुली आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपने पढ़े होंगे न्यूट्रिशन कोर्स में, आपको गालबन इन चीजों का बताया गया होगा। तो शुरू में जो न्यूट्रिशन के अंदर स्टडीज थी वो ज्यादातर विटामिन पे फोकस थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर आनी शुरू हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1940-44 का जो ड्यूरेशन बनता है, इसमें आपको डाइटेटिक्स के अंदर बूस्ट नजर आता है। और उसकी रीजन क्या है कि जब वर्ल्ड लेवल पे जंग लगी हो जिसमें बॉर्डर की कोई तमीज नहीं रहती और दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो जाए, तो वहां पे फिर आर्मी को कंटिन्यूसली सप्लाई करना फूड का, ठीक है, ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो जो कह लें कि मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं वो फूड के बगैर फाइट नहीं कर सकते, एमुनेशन जो है वो सारा कुछ नहीं है। तो पेस्चुराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये उस दौर में डेवलप हुआ। जब हम कैनिंग की बात करते हैं तो ये उस दौर में डेवलप हुआ कि जैसे जैसे जरूरत पड़ी कि फूड को हमने लंबे कह लें कि फासले पे चीजें या एरियाज एग्जिस्ट करते हैं वहां तक डिलीवर करना है, तो फिर इसके स्पॉइलेज को कैसे रोका जाए। और आज हमें पता है कि हम फूड में से मॉइस्चर निकाल के शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, फूड का टेम्परेचर हाई करके अचीव कर सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कोल्ड चेन में रखते हैं, माइक्रोवेव हीटिंग का अब आप सुनते हैं, फूड की पैकेजिंग बेहतर करने से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये हमें ये 19th सेंचुरी के बाद जो है वो नजर आती हैं। तो
आज जो है वो डाइटेटिक्स का प्रोफेशन जो है वो सारी दुनिया में पाया जाता है और रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है वो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने में और डिजीजेस को ट्रीट करने में राउंड द ग्लोब या वर्ल्ड वाइड जो है वो काम कर रहे हैं। डाइटेटिक्स प्रोफेशन जो है इसमें मजीद अगर हम देखें तो बूस्ट कब आया कि जब लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन आई कि फूड का काम सिर्फ बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना नहीं है। जब हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं तो इससे मुराद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। बल्कि फूड का मकसद क्या है कि इसमें ऐसी चीजें उनको एक्सप्लोर किया जाए तो जो हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। तो फंक्शनल फूड भाई फूड से इमर्ज हुई है, वो फूड्स जिनके अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अलावा कोई और हेल्थ बेनिफिट्स वाले कंपोनेंट्स पाए जाएं। जैसे मैं अगर टमाटो की बात करूं, लाइकोपीन। अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो उसमें एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर बहुत सारी फूड्स में पाया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, जो आ, इनके रिलेटेड जो है वो भी फंक्शनल फूड्स पाई जाती हैं। और जब इन्हीं कंपाउंड्स को हम एक्सट्रैक्ट करके किसी प्योर फार्म में ले आते हैं तो उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। जैसे आपने फार्मास्यूटिकल का नाम सुना है, तो इसी तरह फूड के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल के कंसंट्रेट फॉर्म में लेके आना, ठीक है, या किसी और फूड में ऐड करके उनको यूटिलाइज करना, तो इनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और लोगों में ये रियलाइजेशन आई है कि फूड खाने से भी बहुत सारी फंक्शनल फूड खाने से हेल्थ रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उनसे बचा जा सकता है। तो घर में हम जो स्पाइसेस यूज करते हैं खाना पकाने में, चाहे वो जिंजर है, चाहे वो गार्लिक है, चाहे वो अनियन है, चाहे वो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस हैं, ब्लैक क्लोव है, ब्लैक क्यूमन है, ठीक है, वाइट क्यूमन है, ये सारी चीजें इनके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं, इनके अंदर एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो अब लोग फूड के साथ साथ हेल्दी फूड का सोचते हैं, यानी ऐसी फूड्स खाना चाहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी दें। जी, जब हम हिस्टोरिकली देखें तो जो पुराने फिजिशियंस थे या फिलोसफर्स थे उनका बड़ा फर्म बिलीफ था इस चीज के ऊपर। उनका अकीदा था कि अगर प्रॉपर डाइट हम लेते हैं तो हमारा जिस्म, जिसको कार्पोरल बोलते थे वो या ह्यूमन बॉडी कहते थे, और इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग, आप मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए फूड जो है या डाइट जो है, प्रॉपर डाइट, इट इज अ प्री कंडीशन। यानी अगर कोई फिजिकली और मेंटली सेहतमंद रहना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर डाइट होना जो है वो जरूरी है। और ये बात जो है वो कब की है? आज से हजारों साल पहले ये लोगों ने बात की हुई है। होमर जो है, ये एक कह लें कि आप शायर टाइप एक बंदा कह लें, उसने आप डिफरेंट पोएम्स लिखी हुई हैं और एक पोएम का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, इलियड। इसमें उसने पोएम्स के अंदर या अपनी शायरी के अंदर उस दौर के जो प्रोमिनेंट डाइटिशियंस थे या फिजिशियंस थे उनका जिक्र किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये एक फिजिशियन है, इनके बारे में होमर ने अपनी पोएम्स के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह हिपोक्रेट जो है, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उसने एक बड़ी मशहूर बात की हुई है अपने दौर में, जो कि अब भी जब भी हम डाइटेटिक्स का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट आती है, लेट द फूड बी द मेडिसिन बी द फूड। यानी इसका बड़ा पक्का अकीदा था, है ये फिजिशियन था, मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता था, फादर ऑफ मेडिसिन इसको कहा जाता है, लेकिन इसका फर्म बिलीव था कि मेडिसिन की बजाय डाइट को यूज करना चाहिए। योर डाइट शुड बी योर मेडिसिन। और उसने अपना काम जो है वो जिस तरह आजकल हम पब्लिकेशंस करते हैं, इस तरह उसने उस दौर में कुछ बुक्स वगैरह जो है वो लिखी हुई हैं, उनके अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। अच्छा, इसकी एक दो आपके साथ में शेयर करता हूँ बात जो इसने की हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक उसकी सेइंग है
या उसका कॉल है कि persons who are naturally very fat are appropriate to die earlier than those who are slender. कि जो मोटे बंदे हैं ना, फैटी बंदे हैं, उनके मरने के चांसेस, जल्दी मरने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनका जिस्म जो है वो दुबला पतला होता है। तो ये बात आज भी वैलिड है। आज भी आप लोग यही कहते हैं मोटापा कम करें, वजन कम करें, क्योंकि अगर वजन और मोटापा कम करेंगे तो फिर आप बाकी बीमारियों से बच सकेंगे। अदरवाइज जिसका वेट ज्यादा है उसको डायबिटीज भी है, उसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी है, उसको हाइपरटेंशन भी रहती है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात कितनी पुरानी, 400 बीसी में। ठीक है, 5वीं सदी के दौरान हिप्पोक्रेट ने ये बात की हुई है कि भाई मोटापा जो है ना वो तमाम बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा उसने एक और बात की हुई है कि गुड डाइट कुड हैव मेडिसिनल क्वालिटीज। उसका बिलीव था अच्छी डाइट लेंगे तो ये इसके अंदर मेडिसिन वाली क्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं। और what a patient eats or what food should eat, these are important। यानी पेशेंट को रिकवर भी अगर होना है ना तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि उसने क्या खाना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। तो इस चीज को इसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है कि डाइट और एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना। आजकल इसको क्या नाम दिया जाता है, लाइफस्टाइल मेडिसिन। लाइफस्टाइल मेडिसिन में क्या है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी को भी रखना है और इसके साथ साथ डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ओबेसिटी उस दौर में देखा जाए तो ये उन इंडिविजुअल्स में देखी जाती थी जिनका लेजी लाइफस्टाइल था। तो हिप्पोक्रेट जो है ना वो कहता होता था कि भाई जिस बंदे का लेजी लाइफस्टाइल है ना उसमें वेट गेन करने की एबिलिटी जो है वो ज्यादा है। और अगर वो एक्टिव और हेल्दी रहना चाहता है तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज आजकल आप देखें 1992 में जब फूड गाइड पिरामिड दी गई तो उसमें कोई एक्सरसाइज का जिक्र नहीं था, खाने पीने का था कि डिफरेंट ग्रुप्स में से फूड खानी चाहिए। और 2005 में यूएसडीए ने ये रिकमेंड किया माई पिरामिड के अंदर कि भाई फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। और यहाँ पे हम देखें तो ये बहुत अरसा पहले, हजारों साल पहले ये बता दिया गया कि वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन। और आज जो है वो यही सजेस्ट किया जाता है कि भाई डेली वॉक करें, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स जो है ना आपको वॉक करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और जो पुअर डाइट है ये वेट गेन को प्रमोट करता है, ये ओबेसिटी को काज करता है। और अगर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, वो फीमेल के जो जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होनी है और तो उनके अंदर बच्चे की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो फीटस में आज हम कहते हैं न्यूट्रिशन 1000 डेज की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं राइट न्यूट्रिशन जो है ना वो कंसेप्शन के बाद शुरू हो जाती है, बल्कि माँ की हेल्थ बेहतर होगी तो वो हेल्थी जो है वो कंसीव करेगी। और अगर न्यूट्रिशन असल्ट होती है, न्यूट्रिशन असल्ट क्या होती है, जैसे आप कहते हैं आपने मेरी इंसल्ट की है, तो अगर न्यूट्रिएंट कोई नहीं मिलते फीटस को ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज तो अल्टीमेटली उसकी बर्थ के बाद जो डिफरेंट फेजेस होंगी उनमें उसका इम्पैक्ट नजर आता है, उसकी कॉग्निशन जो हमें अफेक्टेड नजर आती है, वो इतना प्रोडक्टिव और एक्टिव सिटीजन नहीं होता, उसको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जो है वो इश्यूज रहते हैं। तो अगर 90% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो फर्स्ट 4 to 5 ईयर्स में हो रही है तो इट मीन्स के उस वक्त न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ब्रेन की हेल्थ के लिए जो चाहिए उनका होना जरूरी है। तो वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें न्यूट्रिएंट्स का बड़ा रोल है। हेल्दी मदर जो है वो हेल्दी किड्स को बर्थ देती है, ठीक है। और पुअर न्यूट्रिशन वाली मदर्स जो है वो लो बर्थ वेट बेबीज को पैदा करती हैं और ये माल न्यूट्रिशन फिर साइकिल्स में रन करती है। वो जो
माल नॉरिश या लो बर्थ वेट बेबी होगा वो फ्यूचर में इसी तरह का इंडिविजुअल बनेगा और फिर ये नस्ल दर नस्ल जो है वो सिलसिला चलता रहता है। तो हिपोक्रेट जो है इसने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो दोबारा यहाँ पे लिख दी गई है कि फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी द फूड, और उसने ये भी एडवाइस किया हुआ है कि सैलड वगैरह जो है इस तरह की चीजें ज्यादा खानी चाहिए, ऐसी जॉब करनी चाहिए जिसमें एफर्ट ज्यादा हो, ठीक है, और जिसमें पसीना जो है वो ज्यादा बहाया जाए। स्वेट द मनी यू नीड टू बाई इट, कहता है कि आप अपनी आमदन जो है उसको जो अच्छी फूड्स हैं उनके ऊपर खर्च करने में बिल्कुल उसी तरह यूज करें जैसे आपको स्वेटिंग होती है, फराखदिली से यूज करना चाहिए। इसके बाद प्लेटो भी जिसका मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है, ठीक है, उसने भी अपनी बहुत सारी जो है ना वो जो कह लें कि दानाई वाली बातें हैं वो की हुई हैं जो कि हमें अर्ली राइटिंग्स के अंदर मिलती हैं। तो एक तो इसका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहता है कि आई फास्ट फॉर ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी। अब फास्टिंग देखें, लकीली हमें इस्लाम का ये भी फायदा है कि हमें 1 महीना फास्टिंग में से गुजरना पड़ता है और उसका इम्पैक्ट आपको अगले 11 महीनों के ऊपर नजर आता है। हमारी बॉडी की नेचुरल जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, क्लिनजिंग हो जाती है। तो इसी चीज को देखते हुए अब बहुत सारे लोग जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्ड यूज करते हैं, यानी मजहब ने नहीं कहा हुआ लेकिन वो खुद अपने आप को कुछ अर्सा के लिए भूखा रखते हैं, 10 घंटे 20 घंटे डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी। और बहुत सारे डाइटिशियन इस अप्रोच को यूज करके लोगों का जो वेट है उसको डाउन कर रहे होते हैं। तो जो प्लेटो है ना ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि मॉडरेट और हेल्दी डाइट होनी चाहिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए और हेल्दी चीजें खानी चाहिए और डिफरेंट ग्रुप्स में से खानी चाहिए, सीरियल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट, मिल्क, हनी, फिश, इस तरह की जो चीजें हैं ये डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। आजकल हम इसको बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। तो यहाँ से भाई अब एक लास्ट मिनट ये जा रहा है, इसके बाद मैं दोबारा सेशन ज्वाइन करता हूँ, फिर यहीं से जो है ना हम इसको पार्ट 2 जो है ना इसका यहीं से स्टार्ट करते हैं।